गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर ली थी। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब जैसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, वीबीटी पढ़ा, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की, हमने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की बात की। तो वीबीटी के अंदर हमने देखा कि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम दैट इज सीएमए और सेंट्रल मेटल आयन दैट इज सीएमआई को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड हो गया था क्या, हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है चीज़। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि एक ऐसी थ्योरी है जो ये मानती है कि अगर हमारा एक मेटल एटम है और एक लिगेंड है और इनके बीच में बॉन्डिंग अगर हो रही है तो ये जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग ये प्योरली आयोनिक होगी, है ना। ये आयनिक टाइप का बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आयनिक टाइप का बॉन्ड होगा दैट मीन्स कि दो आयंस हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो दो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है H बीट और दूसरे का नाम है वी ब्लक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम नाम याद रखें, अभी हम सिर्फ याद रखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्डिंग विल बी प्योरली आयनिक इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है चीज़, है ना। अब ये थ्योरी जो है ये इस मेटल को हमेशा आयनिक फॉर्म में ही देखती है, मतलब मेटल जो होगा ये न्यूट्रल नहीं होगा। जैसे वीबीटी में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो 0 भी आ रहा था, है ना। एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल की आ रही थी वो 0 भी आ रही थी। दैट मीन्स कि मेटल जो हमारा था वो एटॉमिक फॉर्म में भी था। यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारा जो मेटल होगा वो प्योरली किस फॉर्म में मिल रहा है हमको, आयनिक। और मेटल है, डोनर है, तो कौन सा आयन मिलेगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है ना। साथ में ये बोल रहे हैं कि जो लिगेंड है वो दो तरीके का हो सकता है। पहला है नेगेटिव, या तो नेगेटिव लिगेंड हो, है ना, या फिर दूसरा हम बोल रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड हो। तो इन्हीं के बीच में फिर अट्रैक्शन फोर्सेस हो सकते हैं। आयनिक होगा इधर और इधर भी आयनिक होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक में नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, अगर नेगेटिव लिगेंड होता है तो मेटल भी आयन हुआ, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव लिगेंड हो गया, है ना। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग काम कर रही है वो हो गया आयन आयन इंटरैक्शन। क्लियर है चीज़। मेटल भी क्या है, पॉजिटिव है, लिगेंड क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में जो काम कर रहा है वो हो गया आयनिक आयनिक इंटरैक्शन या आयन आयन इंटरैक्शन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमारा लिगेंड जो है वो न्यूट्रल हो जाए, लिगेंड को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड हो जाए, तो उस केस में जो अट्रैक्शन काम कर रहा है वो हो गया आयनिक और डाइपोल। जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है वो डाइपोल का काम करने लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड के केस में आयन आयन, है ना, क्या हो रहा होगा कि मेटल है पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तो ये इंटरैक्शन हो गया आयनिक आयनिक फॉर्म का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेटल है पॉजिटिव, है ना, और लिगेंड हो गया क्या, न्यूट्रल, तो यहाँ जो इंटरैक्शन है ये हो गया क्या, आयनिक डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है ना। तो ये अभी हमने बेसिक सी बात कर ली कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किन पोस्टुलेट्स पे काम कर रही है। अब अपन इसके बेसिक पोस्टुलेट्स देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर और हम कैसे फिर डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम बेसिक पोस्टुलेट्स की बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो पहली चीज़ ये है
कि जब मेटल आयन हमारे पास होगा, जब हम इस मेटल आयन की बात करेंगे तो इसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, है ना। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स अगर हम लें, जैसे हमने लिया FeCN6-3 ये लिया हमने, तो इस केस में हमारा ये जो Fe है ये काम कर रहा है क्या, CMI का, और इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई क्या, +3। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास ऑर्बिटल्स होंगे कौन से, डी ऑर्बिटल्स। वैसे ही अगर मेरे पास एक Fe का आयन रखा हुआ है इंडिपेंडेंट, जिससे साइनाइड ने बॉन्डिंग नहीं की है, तो इस केस में भी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये जो डी सबशेल होगा, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स, है ना। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं 5, जिसमें सबका नाम है, पहले का dx² - y² बोल देते हैं, दूसरे का dz² हो गया, फिर dxy हो गया, dyz हो गया और dzx हो गया। ये 11th में पढ़ रखा है, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब भी हम सेंट्रल मेटल आयन की बात कर रहे हैं, फ्री मेटल आयन की बात कर रहे हैं, तो उसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनको हमने ऐसे बनाया। अब जब हम सारे बॉक्सेस को एक साथ बना रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि इन सब की एनर्जी क्या है, सेम है, और इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं डीजेनरेट लेवल। क्या बोल दिया इसको, डीजेनरेट लेवल, ठीक है। जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में डालूंगा, तो अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, बाद में आप वहाँ देखकर बना सकते हैं पूरे नोट्स, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स जो है वो साथ में हमने डाले, जिसका मतलब हो गया कि सबकी एनर्जी सेम है, और उसको हमने बोल दिया क्या, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये 2 चीज़ पहली कि अगर मेटल आयन फ्री स्टेट में है तो 5 डी ऑर्बिटल्स अपने साथ लेकर चल रहा है, सबकी एनर्जी सेम है, और सबको हम क्या बोल रहे हैं, डीजेनरेट लेवल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा मेटल आयन था, M पॉजिटिव चार्ज के साथ, N पॉजिटिव प्लस N, है ना, N कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 + 2 + 3 +। अब एक लिगेंड है जो लिगेंड मेटल की तरफ ऐसे अप्रोच कर रहा है फॉर बॉन्डिंग, फॉर इंटरैक्शन। अब वो आयनिक इंटरैक्शन हो, आयन डाइपोल इंटरैक्शन हो, कोई भी हो, तो जब मेटल लिगेंड की तरफ अप्रोच करेगा तो हमने पढ़ा कि लिगेंड जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, और मेटल जो है उसके पास कुछ खाली ऑर्बिटल्स हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ क्या करता है, इंटरैक्शन करता है। ये हमने VBT में पढ़ा था। अब जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है तो लिगेंड पे हमने बोला कि या तो नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है ना। और जैसे मेटल की अपने ऑर्बिटल की अपनी एक एनर्जी थी जिसको हम डीजेनरेट लेवल बोल रहे हैं, वैसे ही लिगेंड की भी अपनी एक एनर्जी है। तो जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता हुआ आएगा, उस केस में लिगेंड अपनी एनर्जी सप्लाई दे रहा है किसको, मेटल को, और उस वजह से मेटल की जो टोटल एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एनर्जी बढ़ गई तो अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग बढ़ेगी, तो उसके बीच में स्प्लिटिंग हो जाएगी, ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग टुकड़े में टूट जाएंगे, ठीक है। और उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। द कन्वर्जन ऑफ 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज in the presence of electrical field of ligand is called crystal field splitting. क्लियर है चीज़। 5 डीजेनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं डी वाले, अगर किसके, मेटल के, अगर वो लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर है चीज़। और ये जो सेट में अलग होते हैं इनके बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस होता है, दैट एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी स्प्लिटिंग होती है तो जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो मेटल का पहले एनर्जी था वो चेंज ना हो, है ना। एवरेज एनर्जी ऑफ मेटल आयन एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट इज ऑलवेज सेम, है ना। ऑन स्प्लिटिंग द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डज नॉट चेंज दिस, और इसको एक रूल को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेरी सेंटर रूल। क्लियर है चीज़, है ना। अभी हम स्प्लिटिंग समझते हैं कैसे। जैसे ये मैंने बोला लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो
तो अगर नेगेटिव चार्ज से आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेक्शन हो गया, आयन आयन। न्यूट्रल से आएगा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डाईपोलर, उसमें एक पॉजिटिव एंड भी है और एक नेगेटिव एंड भी है। तो जब लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता हुआ जाएगा तो अपने नेगेटिव साइड की तरफ से जाएगा और इंटरेक्शन कर लेगा, उसको हमने बोल दिया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब स्प्लिटिंग कैसे होती है वो समझे। पहला हम बोल रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको समझो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। जब हम किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि मेटल हमारा सेंटर में होता है और इस तरीके से हमारे 6 लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, है ना। इस तरीके से जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसी हो गई, ये हम बना देते हैं ऐसा, ये हो गए और 2 लिगेंड्स हमारे ऊपर नीचे हुए। ठीक है, अब इस टाइप की ज्योमेट्री में क्या हुआ होगा कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं मेटल के पास इस तरीके से, वो लिगेंड मेटल के साथ या तो आयन आयन इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन दिखा रहे होंगे। तो उस केस में ये जो लिगेंड आ रहा है इसकी अपनी एनर्जी है ना, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो मेटल है उसकी अपनी एनर्जी है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी। और जब ये लिगेंड हमारा मेटल की तरफ अप्रोच करता हुआ गया तो उस वजह से मेटल की जो ओवरऑल एनर्जी है उसमें डिफरेंस आया, और जो उसका डी ऑर्बिटल था, जो डी जनरेट था, जहाँ पर सबकी एनर्जी क्या थी, सेम थी, वो टूट कर अलग अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। ठीक है ना। अगर लिगेंड, अगर इस ज्योमेट्री को हम देखें तो हम ऐसे 6 लाइन बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, है ना। 6 लाइन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से बनाते हैं, है ना। कुछ लिगेंड बिटवीन द एक्सिस भी होते हैं। तो अगर लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ आ रहा है इस तरीके से और मेटल की तरफ एक्सिस से होता हुआ आएगा तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ाएगा जो ऑर्बिटल लिगेंड पर प्रेजेंट है ना। जब आप ये बोलते हो कि डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, 5 में आप बना रहे हो, ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो इन 5 ऑर्बिटल में एक को नाम आपने दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक को नाम दिया डी जेड स्क्वायर, एक हो गया डी एक्स वाई, एक हो गया डी वाई जेड और एक हो गया डी एक्स जेड। ठीक है, इनको अगर हम देखें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये एक सेट को बिलोंग करते हैं। इस सेट को बोलते हैं ईजी सेट। ठीक है, दूसरा होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, है ना। ये हो जाता है हमारा T2G सेट। तो एक T2G सेट कहलाता है और एक EG सेट कहलाता है। ठीक है, अगर आप इनकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। ये हमने बनाया एक ऑर्बिटल, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, साथ में ये बन गया डी जेड स्क्वायर। ये ज्योमेट्री है ना। ये सब 11th में है तो ये ज्योमेट्री हो गई। अब इसको अगर हम देखें तो ये मैंने एक्सिस बनाई है ना। तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं, जबकि जब आप डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स बनाएंगे तो ये ऐसा बनता है, इस तरीके से, है ना। ये हमने बनाया, ये हो गया ये वाले, इसमें एक एक्स और वाई एक्सिस हो गई तो डी एक्स वाई हो गया, एक वाई और जेड एक्सिस हो गई तो वाई जेड हो गया, और एक जेड और एक्स हो गई तो जेड एक्स हो गया। क्लियर है। तो इस कंडीशन में देखें तो ऑर्बिटल जो है वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस हमको ऑर्बिटल मिल रहा है और यहाँ जो है वो मिल रहा है ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो जब लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करेगा तो उसको ये ऑर्बिटल मिलेंगे और अपनी एनर्जी जब इनकी एनर्जी में जोड़ेगा तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब ईजी सेट की एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है मेटल की तरफ तो ये ऑर्बिटल मिलेंगे। उस केस में इन ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड की एनर्जी जुड़ेगी और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है मेटल की तरफ, अब वो ऑन द एक्सिस आ रहा है या बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, उस केस पे डिपेंड करता है कि ईजी और T2G का एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, अब जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम देखें तो उसमें स्प्लिटिंग कैसी है। ये हमारा डी ऑर्बिटल था, ये डी ऑर्बिटल था। ठीक है, ये हो गया, इसको लिख लेते हैं डी
ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड इसके तरफ अप्रोच करता है तो अपनी एनर्जी देता है ना, ये इसका नॉर्मल एनर्जी लेवल था। जब इसने अपनी एनर्जी दी तो इसका एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया, तो इन पांचों की एनर्जी हमने यहाँ पर बढ़ती हुई दिखा दी। ये इसकी एवरेज एनर्जी हो गई, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये लिगेंड के आने के टाइम पे। और एनर्जी बढ़ने के कारण इस ऑर्बिटल की अब स्प्लिटिंग हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज होना चाहिए था। तो जब स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो ये ऐसा टूटता है कि 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए। ये हो गया DXY, DYZ और DZX, मतलब T2G सेट। तो T2G सेट लोअर एनर्जी पे आता है, इसका एनर्जी डिफरेंस होता है 2/5 डेल्टा नॉट। ये जो डेल्टा नॉट हम बना रहे हैं इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 3/5। ठीक है, ये हो गया डेल्टा नॉट। ये कौन सा सेट हो गया, EG सेट। तो जब आप टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया स्प्लिटिंग है ना, ये हो गई स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब भी आप स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बनाएंगे, कैसा भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला, वीक फील्ड लिगेंड वाला, उन सब में स्प्लिटिंग ऐसी ही होगी। EG सेट ऊपर की तरफ जाएगा और T2G सेट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है, यही स्प्लिटिंग अगर आप टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। क्या, ये हमारा डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना, लिगेंड के आने पर इसकी एवरेज एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ से फिर स्प्लिटिंग हो गई इस तरीके से। अब इस केस में 3 ऊपर आ गए और 2 नीचे आ गए, नॉर्मल लेवल से चेंज हो जाएगा। 2 का लेवल नीचे आ गया 3/5 डेल्टा नॉट, और ये वाला ऊपर चला गया तो 2/5 डेल्टा नॉट। ये हुई हमारी स्प्लिटिंग किसमें, डी ऑर्बिटल्स, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दिखा रहे हैं तो EG सेट ऊपर जाएगा, और अगर आप टेट्राहाइड्रल में दिखा रहे हैं तो T2G ऊपर जाएगा, EG नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हुई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल रही है कि जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल की तरफ और आयन आयन इंटरेक्शन या आयन डायपोल इंटरेक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्योंकि लिगेंड अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है तो उस वजह से डी ऑर्बिटल जो है मेटल आयन में उसकी एनर्जी में चेंज आता है एंड इट अंडरगोज स्प्लिटिंग। क्लियर है चीज़। लिगेंड अगर ऑन द एक्सिस आता है तो EG ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी है जिसमें सारे लिगेंड्स एक्सिस के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसलिए हमेशा EG ऊपर जा रहा है। और टेट्राहाइड्रल में लिगेंड आ रहा है बिटवीन द एक्सिस, है ना, क्योंकि लिगेंड जो है वहाँ पर बिटवीन द एक्सिस जुड़े हुए हैं, तो उस वजह से T2G सेट ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। अब ये तो बात कर ली हमने कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में डी ऑर्बिटल जो है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहाइड्रल में कैसे स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो 2 चीज़ें हम यहाँ से बता सकते हैं, अभी हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स की। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स टेकर करते हैं, जैसे Fe अभी मैंने लिखा था CN6-3। ठीक है, इस केस में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें X, Cn पे -1 होता है, 6 Cn है, इक्वल टू में चार्ज -3, X -6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू +3, ये आ गया है ना। ये सब मैंने पहले के लेक्चर्स में बता रखा है, नहीं समझ में आता है आप पीछे की वीडियोस देखें, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकली हमारी, मतलब हमारे इस कॉम्प्लेक्स में जो Fe है वो +3 स्टेट में। अब जब Fe नॉर्मल स्टेट में होता है तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5-4s2, आखिरी के 2 ऑर्बिटल का, वैलेंशियल का। तो जब +3 में होगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 3d6 5 नहीं, ये हो गया 3d5 और 4s0 है ना, यहाँ 26 नंबर।
+3 चार्ज का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से निकाले। इस कॉम्प्लेक्स में Fe जो है वो इस स्टेट में है। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। उसको बना लें अपन 1 2 3 4 5 मून के अकॉर्डिंग भर दिए, और 4s जो है वो 0 है। ये 4s 0, ये 3d 5, ठीक है ना। अब अगर देखें तो ये d ऑर्बिटल है, और जब लिगेंड आया होगा जुड़ने के लिए तो स्प्लिटिंग हुई होगी। और कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये भी पढ़ रखा हमने। कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल। अब अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो स्प्लिटिंग देख ले, है ना। अब मैं सीधे एवरेज से ही बना रहा हूँ, डायरेक्ट पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एवरेज से बनाया हमने, और ये स्प्लिटिंग दिखा दी। नीचे आ गए कितने? 3, ऊपर आ गए कितने? 2, ठीक है। जब इधर था तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5, 1 2 3 4 5। ये 5 स्प्लिटिंग के बाद भी भराएंगे, है ना। अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मुझे मालूम है कि Cn- जो होता है ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है कि होम्स रूल को फॉलो नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है? कम है। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो पेयरिंग एनर्जी कम होती है, दैट मीन्स पेयरिंग एनर्जी तक पहुंचना बहुत आसान है और जल्दी से पेयरिंग कर लेता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो 1 2 3 और ऊपर भरने की जगह 4 और 5 यहीं पर पेयर हो गए। क्लियर है चीज़, है ना। अब ये यहाँ पेयर होने का मतलब ये निकला कि Cn के प्रेजेंस के कारण इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जो एनर्जी डिफरेंस है, गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं जा पाए और वो नीचे ही पेयर हो गए। पेयरिंग एनर्जी जो थी वो कम थी, फटाक से पेयर हो गए। क्लियर है। इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर कैसे हैं? पेयर्ड है, ठीक है। और एक कैसा है? अनपेयर्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड होने की वजह से ये कैसा हुआ? पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। और क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका प्लस स्पिन क्वांटम नंबर अगर निकालें तो ये +½ -½ कैंसिल हो गया, +½ -½ कैंसिल, +½ इसमें स्पिन दिख रहा है ना। तो ये हुआ हमारा क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन है लेकिन कम है, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी नहीं होता तो डायमैग्नेटिक है ना। जब मैं इसके नोट्स की फ़ोटो डालूंगा तो वहाँ पर मैंने इसको डायमैग्नेटिक दिखाया हुआ है, मतलब मैंने जब एरो करके खींच के लिखा है तो मैंने डायमैग्नेटिक लिख दिया है। तो आप उसको पैरामैग्नेटिक कर लें, है ना, बिकॉज यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। वो करेक्शन आप वहाँ नोट्स में कर लीजिएगा। अब सेकेंड है, जैसे मान लो ये तो एक एग्जाम्पल से हमने देखा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या मिला? पैरामैग्नेटिक। और क्योंकि पैरामैग्नेटिक है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? कलर्ड। बीबीटी बोलती है कि अगर पैरामैग्नेटिक होता है तो हमेशा कलर्ड होगा। यहीं अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज FeH2O का 6 विथ +3 चार्ज, इसमें भी अगर ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो Fe जो है वो +3 स्टेट में आएगा, दैट मीन्स 3d5 एंड 4s0, ठीक है। ये भी ऑक्टाहेड्रल है बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो जब आप इसकी भी स्प्लिटिंग दिखाओगे तो ये भी स्प्लिट कैसा हो जाएगा? Eg सेट ऊपर और T2G नीचे। यही 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ फिल करोगे तो आप देखोगे कि 1 2 और 3, और जैसे साइनाइड में पेयरिंग हुई थी यहाँ पेयरिंग ना होकर 4 और 5। क्यों? बिकॉज जो H2O है इज वीक फील्ड लिगेंड, और इस वीक फील्ड के कारण जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, उस वैल्यू तक पहुंचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाई। और इनका जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर गए और यहाँ भी भर गए। ज़्यादा होता तो यहीं नीचे पेयर कर लेते। इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? हाई स्पिन हो गया। और ये भी कैसा है? पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में कलर्ड। क्लियर है चीज़। तो CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी हम बहुत आसानी से मैग्नेटिक बिहेवियर, साथ में हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, ये बता सकते हैं।
क्लियर है चीज़, है ना। अब अगर हम देखें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी को चेंज कर सकते हैं या स्प्लिटिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कि स्प्लिटिंग जल्दी होगी कि नहीं होगी, कम होगी, या स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, गैप ज़्यादा बड़ा आएगा, गैप छोटा आएगा। तो इसमें 4 बेसिक से फैक्टर हैं, सिंपल से। पहला नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग, वीक है तो कितना वीक। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, मेटल जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा, है ना, इस हिसाब से देख सकते हैं। नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का नेचर कैसा है। और चौथा है ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, की कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। तो फैक्टर्स जो हमारे ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो 4 हैं। पहला है नेचर ऑफ लिगेंड, दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, तीसरा हो गया नेचर ऑफ मेटल आयन, और चौथा हो गया ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्लियर है चीज़, नोट कर लीजिएगा इसको। इसी तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं या कितना स्टेबल है, इसको बताने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर है। पहला नेचर ऑफ सेंटर आयन, ठीक है, सेंट्रल आयन कैसा है उसका नेचर, और दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ सेंट्रल आयन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ हमारी CFT जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने CFT में देखा कि अगर मेटल है ना, और वो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो ये बॉन्डिंग हमेशा आयनिक होती है, ऐसा CFT बोलती है। जब मेटल और लिगेंड बॉन्ड कर रहे हैं और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में होंगे तो उस केस में आयन आयन इंटरेक्शन। मेटल और लिगेंड अगर होंगे पॉजिटिव और न्यूट्रल में तो आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है चीज़, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जब हम किसी मेटल आयन को अकेला देखते हैं तो उस केस में सारे ऑर्बिटल्स एक साथ लिखे जाते हैं, दैट मीन्स सबकी एनर्जी सेम है, और इस कंडीशन को बोलते हैं डीजेनरेट लेवल, दैट मीन्स ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। ठीक है, अब जब हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा लिगेंड होता है वो अप्रोच कर रहा है मेटल को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, तो वो अपनी एनर्जी मेटल की एनर्जी में जोड़ता है और उस वजह से जो डीजेनरेट लेवल है वो स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, टुकड़े में टूटते हैं। और स्प्लिटिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो स्प्लिटिंग के केस में हमारा 2 ऑर्बिटल का सेट dx² - y² dz², जिसको हम EG सेट बोलते हैं, ये हायर एनर्जी पर जाए, या फिर दूसरा सेट dxy dyz और dzx जो T2G सेट है ये हायर एनर्जी पर जाए, और ये डिपेंड करता है ऑन द ज्योमेट्री ऑफ लिक्विड। फिर हमने 2 एग्जांपल से स्प्लिटिंग देखी कि अगर मैं स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ तो उस केस में जब आप स्प्लिटिंग कराओगे तो स्प्लिटिंग में EG सेट ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें सारे लिगेंड जो हैं वो एक्सिस पे जुड़े हुए हैं। तो जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो मेटल के वो ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनके लोब्स एक्सिस के ऊपर हैं, इसीलिए उन्हीं ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। इस वजह से EG सेट ऊपर आया जिसका एनर्जी डिफरेंस 3/5 डेल्टा नॉट, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और T2G सेट नीचे आया जिसका एनर्जी डिफरेंस 2/5 डेल्टा नॉट है। क्लियर है, और ये एनर्जी डिफरेंस और एवरेज एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, स्प्लिटिंग अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसका जस्ट ऑपोजिट है, बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड मेटल से जुड़े हुए हैं वो बिटवीन द एक्सिस जुड़े हुए हैं उस ज्योमेट्री के अंदर, इसीलिए वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी जो ऑर्बिटल अपने लोब्स बिटवीन द एक्सिस रखता है। और उसमें कौन सा सेट आया, T2G सेट, इसलिए T2G सेट ऊपर और EG सेट नीचे। ठीक है, इसको मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया कि कैसे स्प्लिटिंग होगी, और फिर मैंने साथ में बता दिया कि हम मैग्नेटिक बिहेवियर किसी कॉम्प्लेक्स का ऑन द बेसिस ऑफ CFT कैसे बता सकते हैं। अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चले और लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो नीचे ही पेयरिंग हो जाती है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। ठीक है, अगर पेयरिंग हो जाती है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो डाईमैग्नेटिक हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो सारी ही कंडीशन में कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। बस फ़र्क इतना है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो स्पिन भी कम होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो स्पिन भी ज़्यादा होगी। इसमें +½ आ रही है, इसमें +½ मतलब 2.5 हो रही है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर हमने फैक्टर्स की बात की कि जो मैग्नीट्यूड होता है ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग का वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ मेटल आयन,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन एंड ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कॉम्प्लेक्स। फैक्टर्स की बात करें जो कॉम्प्लेक्स आयन को इफेक्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो दो हैं, नेचर ऑफ सेंट्रल आयन एंड नेचर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ हमारा CFT जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट, जिसमें हम मेटल कार्बोनाइल्स और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी वो थ्योरी है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है, जो सबसे बेसिक डिटेल हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में देती है ना। इस चैप्टर से IUPAC नॉमेनक्लेचर अभी हमारा एक बचा हुआ है, तो वो अभी हम करेंगे, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे करना है, साथ में मेटल कार्बोनाइल्स भी समझाऊंगा और उसके साथ साथ हम वर्नर्स भी समझेंगे, तो वो हो जाएगा, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर के नोट शायद इंक्लूड नहीं किए थे, तो वो अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जब सब मैं उसको समझाऊंगा तो उससे मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर है चीज़, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वहाँ पर इसका आंसर दे दूँगा। चलिए, थैंक यू।